वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नई दिशाएं सिवान पर। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं और आज के ऑब्जेक्टिव भी आने वाले एग्जाम में आपको बहुत अधिक हेल्प करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद आपको अधिक लाभ मिले और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप शुरू से लेकर अंत तक सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि हमारी नई दिशाएं कोचिंग में जो भी छात्र पढ़ाई अभी कर रहे हैं उनको मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है और जो भी छात्र ये टॉपिक पढ़ चुके हैं आज उनके लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से अपनी पढ़ाई को बेहतर करने का शानदार मौका है। तो मैं चाहूँगा कि आप सारे प्रश्नों को ज़रूर देखें। जो भी छात्र मुझसे ऑफलाइन क्लास नहीं किए हैं, जो पहली बार मेरे द्वारा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन छात्रों से भी मैं कहूँगा कि आप भी परेशान ना होंगे, बल्कि आपको भी सारी बातें समझ में आएगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को लेकर नहीं आया हूँ, सिर्फ 15 क्वेश्चन का ही ऑब्जेक्टिव है। लेकिन क्वेश्चंस के खत्म हो जाने के बाद यानी सारे प्रश्नों के समाप्त होने के बाद मैंने एक 16वां क्वेश्चंस यानी कि आखिरी प्रश्न मैं आपके लिए दूंगा, जिसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए हम बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित होता है, यानी सेवा क्षेत्र में किसको शामिल करते हैं। एक में दे रहा है खनन एवं उत्खनन को, दूसरा दे रहा है परिवहन और संचार को, तीसरा दे रहा है होटल को, चौथा दे रहा है वानिकी और मत्स्यिकी को, और जो ऑप्शन दे रहा है उसमें देखिए केवल एक और दो कह रहा है कि आपका सही होना चाहिए, बी कह रहा है केवल 2 और 3 आपका होना चाहिए, सी कह रहा है केवल 3 और 4 होना चाहिए, जबकि डी बोल रहा है केवल 1 और 4 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में कौन सा शामिल होता है। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी को 3 सेक्टरों में बांटा जाता है, जिसमें एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, है ना, और एक आपका हो गया टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसमें आपको प्राइमरी सेक्टर में आता है वानिकी और मत्स्यिकी, वानिकी एवं मत्स्यिकी, जबकि साथ साथ इसी में आपका आज आपको खनन भी आता है। याद रखिएगा, इसी में आपको खनन भी आता है। सेकेंडरी जो सेक्टर है इसमें आपके उद्योग आते हैं, जो कि ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। टर्सरी सेक्टर में आपको होटल भी आता है और होटल के साथ साथ परिवहन और संचार भी आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है टर्सरी क्षेत्र के बारे में, यानी सेवा क्षेत्र, यानी टर्सरी क्षेत्र को ही हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं और इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसको टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं और सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो आपका आंसर बनना चाहिए जिस ऑप्शन में 3 और 2 होगा वो आपका आंसर बनेगा, और ऐसा ऑप्शन 2 और 3 वाला आपको दिख रहा है, 2 और 3 वाला बी नंबर ऑप्शन में देखें यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको प्राइमरी सेक्टर की बात करें कि प्राइमरी सेक्टर में कौन आएगा, तो याद रखिएगा सभी आपके प्राकृतिक संसाधन आएंगे। प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधनों की बात की जाए तो इसमें आपको वानिकी होगा यानी पेड़ पौधे आएंगे, इसमें आपका मत्स्य होगा, मत्स्य यानी मछली पालन भी होगा, इसमें आपको खनन भी होगा, इसमें आपको कृषि होगा। ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं, सारे प्राकृतिक स्रोत हैं। वनों को प्रकृति के माध्यम से ही हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मत्स्य कहूँ, मछली पालन भी प्राकृतिक संसाधन आता है। खनन, खनिजों को जमीन से निकालते हुए प्राकृतिक चीजें हैं। कृषि, जो खेती बाड़ी करते हैं वो भी प्राथमिक है। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन होंगे उन सबको हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। इस हिसाब से देखिए आपका सही आंसर ए ही बन जाएगा, यानी कि कृषि बनेगा, क्योंकि उद्योग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है और सहकारिता को हम टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होते जाता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश। अब देखो भाई,
इस चीज को समझना है कि तृतीय क्षेत्र का अंश मतलब ए ऑप्शन दे रहा है कि घटता है, बी दे रहा है घटता है फिर बढ़ता है, सी कह रहा है बढ़ता है, डी कह रहा है स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है। तो जरा देख लीजिएगा, ये जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है या जो टर्सरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में जैसे हम एक पहले एकमात्र समान एग्जाम्पल ले रहे हैं कृषि, सेकेंडरी सेक्टर में हमने ले लिया उद्योग को, और टर्सरी सेक्टर में हमने ले लिया होटल, संचार एवं सेवा को। ठीक है, होटल संचार सेवा को। अब देखिएगा देश का जीडीपी क्या होता है भाई, तो देश के सीमा के अंदर जो कुल उत्पादन होता है, देश की सीमा के अंदर किसी वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, जो कुल मूल्य होता है, वही आपका जीडीपी होता है। तो जीडीपी में पूछा है कि तृतीय क्षेत्र का अंश घटेगा कि बढ़ेगा, मतलब अर्थव्यवस्था विकसित होगा। तो देखिए कृषि जो है, ये मैं 1947 के दौर में अगर बात करूं तो कृषि से राष्ट्रीय आय का जो इनकम था वो कितना था, 56%, ये 1947 में। उद्योग से था आपको 18% 1947 में, और होटल संचार सेवा से मात्र 13% था। ध्यान रखिएगा, मात्र 13%। अब की स्थिति क्या है देखिएगा, अब जो है ये घटकर हो गया है आपको 16 से 17%, काफी घटा। जबकि जो सेकेंडरी सेक्टर है ये आपका 31% पहुंच गया है, 31%, और ये आपको 57% के आसपास ये पहुंच गया है टर्सरी सेक्टर। इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था का विकास, जैसे आप खुद सोचिए आप कि कृषि कार्य करने में पैसों का निवेश कम लगेगा, क्योंकि आप छोटे पैसों से भी इसकी शुरुआत कर सकते हो, कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, टेलीकम्युनिकेशन का साधन स्थापित करना हो, सेवा जैसे कि हम मान के चलिए परिवहन भी आपकी सेवा दे रहा है, बैंकिंग भी आपकी सेवा दे रहे हैं, इन सब क्षेत्रों को बनाने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो टर्सरी सेक्टर में बड़े बड़े पैसे वाली चीजें आती हैं। लेकिन फिर भी अगर टर्सरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र का योगदान मतलब अर्थव्यवस्था ज्यादा हो गया, 57% हो गया, तो इसका मतलब ये ना हो गया कि देश हमारा विकास कर रहा है। अगर पैसे वाली चीजें हमारे देश में अधिक सेवाओं को दे रहा है, अधिक पैसों को दे रहा है, तो इसका मतलब कि ये सब चीजें भारत में ज्यादा स्थापित हो रही है, और ज्यादा स्थापित ये तभी हो रही है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा है। तो मैंने तो एक सिंपल एग्जांपल भी दिया था कि किसी भी देश में अगर कृषि का स्तर लगातार गिर रहा है, क्योंकि कृषि को किस में रखते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, कृषि का स्तर लगातार गिर रहा है, तो इकोनॉमिक्स की भाषा में वो देश विकास कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से अब जो है लोग सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो ये अच्छा चीज है, क्योंकि इन चीजों को लगाने में पैसों की अधिक आवश्यकता पड़ती है, और अगर इन चीजों से हमको इनकम अधिक हो रहा है तो निश्चित है कि इन सब चीजों को लगाने की हमारे पास क्षमताएं जो है हो चुकी हैं। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप यानी कि टर्सरी सेक्टर में कौन आएगा भाई जी, तो इसमें आपको संचार आते हैं, संचार आता है, होटल आता है, और सेवा आता है। अब सेवा की अगर बात की जाए तो परिवहन के माध्यम से भी सेवा, परिवहन के माध्यम से भी सेवा, विपणन के माध्यम से भी सेवा, विपणन के माध्यम से भी सेवा हो रहा है, बैंकिंग के माध्यम से भी सेवा हो रहा है। ठीक है, तो वानिकी तो आपको पहले वाले में आएगा, क्योंकि हमने कहा ना कि प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं उसको प्राथमिक रखते हैं। उसके बाद विनिर्माण, निर्माण ये उद्योग के अंतर्गत आएगा, सेकेंडरी में आएगा। कृषि जो है प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो तृतीय सेक्टर में आपका विपणन है, आपका ये वाला हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में किसको किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है, कि भारत के पूंजी बजट में शामिल कौन सा होता है। देखिए दो प्रकार का बजट हो गया, राजस्व बजट और पूंजी बजट। राजस्व बजट जो है वो मतलब जो चीजें अभी चल रही हैं, जिस पर हम वर्तमान में खर्च कर रहे हैं, जिसका फायदा हमको तुरंत हो जाएगा, उसको हम रखते हैं राजस्व बजट में। लेकिन पूंजी बजट हमारा वो बजट होता है जिसको हम सामान्य बजट में नहीं रखते हैं, बल्कि लंबी अवधि के लिए पैसा लगाया जाता है, और इसका फायदा हमको बाद में दिखाई देता है। जैसे देखिए पूंजी बजट में सड़कों के निर्माण पर पैसा खर्च किया गया, इमारतों पर किया गया, मशीनरी चीजों पर खर्च किया गया, तो ये पूंजी बजट में शामिल होता है, यानी कि पहला तो होगा ही होगा। विदेशी सरकारों से प्राप्त जो कर्ज होगा
वो भी जो है पूंजी बजट में ही आएगा, ठीक है ना। पूंजी बजट में ये भी आता है विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, क्योंकि ये चीजें सरकार अपने डेवलपमेंट के लिए करती है ना, विदेशी सरकारों से कर्ज लेकर अपने देश का विकास करना, ये डेवलपमेंट करने का एक तरीका हो गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको वर्तमान के चीजों पर खर्च करना पड़ता है। एक आपको देखिए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम, किसी राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को जो ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं, ये भी किस में आता है, पूंजी बजट के अंतर्गत ही आता है। ये पूंजी बजट व्यय के अंतर्गत आएगा। तो आपका पहला भी होगा, दूसरा भी होगा और तीसरा भी होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ए में दे रहा है केवल एक, जो बिल्कुल गलत है। बी दे रहा है 2 और 3, बिल्कुल गलत है। सी दे रहा है 1 और 3, ये भी गलत है। डी दे रहा है 1 2 3, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पूंजी व्यय में ये सारी चीजें शामिल हो जाएगी जो लंबे समय के लिए हमारे बजट का हिस्सा होता है, और इसको आने वाले समय में इनसे फायदा उठाया जाता है, तुरंत तत्काल इससे कोई विशेष फायदा नहीं हो पाता है, ठीक है ना। जैसे हम मान के चलिए, सामान्यतः हम बात करें कि शिक्षा के विकास के लिए हम तुरंत पैसा लगा दिए, तो हमारा राजस्व व्यय है, वो राजस्व व्यय है। लेकिन पुल पुलिया का जब अगर निर्माण करें, तो पुल पुलिया का निर्माण जब हम करेंगे ना, तो ये हमारे पूंजी व्यय का हिस्सा, पूंजी व्यय का हिस्सा बनेगा, राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ये लंबे समय के लिए हमारा पैसा खर्च होगा और लंबे समय के बाद से इससे इनकम की भी प्राप्ति होगी, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कूट 1 के साथ 2 को सीमित कीजिए और सही उत्तर का इसमें आपको चयन करना है। देखिए, दे रहा है सूची 1 में और सूची 2 में कि उद्योग मंत्रालय क्या देखता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या देखता है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या देखता है और वित्त मंत्रालय क्या देखता है। तो चलिए, जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो स्टार्टिंग भारतीय रिजर्व बैंक से कर सकते हैं, यानी आरबीआई से कर सकते हैं। और मैंने बच्चों आपको बताया था ना कि आरबीआई का काम जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के साथ साथ करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्टों को देना भी होता है, यानी कि नोटों की छपाई वगैरह करने का भी काम यही करता है। तो सी का ऑप्शन जाएगा किसके साथ, 1 के साथ जाएगा। सी का ऑप्शन जाएगा 1 के साथ, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब सी का 1 थोड़ा देखना है किसके साथ है। इसमें सी के साथ 2 है, तो ये तो एकदम गलत हो गया। सी के साथ, यहाँ सी के साथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, सी के साथ 1 है, तो इसमें कुछ चांस बन सकता है। सी के साथ यहाँ भी 1 है, इसमें भी चांस बन सकता है। सी के साथ यहाँ पर 2 है, ये भी बिल्कुल आपका नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि बी या सी में से कोई एक आपका आंसर होना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा दूसरा हम प्राप्त करें कि दूसरा क्या कह रहा है। अब बताइएगा, अगला कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम क्या है भाई, ये संगठन क्या है, तो ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने का मतलब है कि ये लेखा सांख्यिकी देगा, मतलब एक रिकॉर्ड देगा कि देश को इनकम कितना हुआ है और कितना जो है प्राप्ति हो चुकी है। तो इसका मतलब कि बी का जो कॉम्बिनेशन जाएगा वो किसके साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा। और बी का अगर 4 के साथ देखें, तो बी का 4 के साथ देखिए आपको इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बी के साथ 4 का संबंध। अब देखिए आप सीधे समझ लेके वित्त मंत्रालय भाई क्या करेगा, तो वित्त मंत्रालय है तो आर्थिक समीक्षा करेगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय का काम है रुपया पैसा से संबंधित कार्य करना, यानी डी का 2 हो जाएगा। तो उद्योग मंत्रालय क्या करेगा भाई, थोक मूल्य सूचकांक देगा, यानी कि ए का 3 होगा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वस्तु और सेवा कर जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये एकदम गलत दिया गया है। क्योंकि अगर हम बात जीएसटी करिए ना, तो इसके लिए मैंने पहली भी वीडियो बनाया हुआ था, आप जाकर टैक्स के बारे में वहां जानकारी ले सकते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स है भारत में, उनके लिए एक ट्रिक है, एक्सक्यूज मी जीएसटी, एक्सक्यूज मी जीएसटी, याद रखिएगा, ये हो गया एक ट्रिक। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स और जीएसटी, ये सब के सब होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, याद रखिएगा। तो चूंकि ये डायरेक्ट लिख दिया है ना, ये साफ गलत है। और दूसरा देखिए क्या दे रहा है, जीएसटी को पहली बार फ्रांस में लागू किया गया था। जी हाँ, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था, ये भी सही है। तीसरा करें, जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है, ये बिल्कुल सही है।
जीएसटी भारत में सबसे पहले असम ही अपनाया था। और जीएसटी 1 जुलाई 2007 को भारत में लागू किया गया था? जी नहीं, ये एकदम गलत है। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ये ऑप्शन गलत है। यानी कि केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है। तो आइए ऐसा ऑप्शन देखते हैं है कि नहीं। 2 और 3, यहाँ पर 2 3 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो मुझे लगता है कि 2 3 तो होगा ही होगा। और 2 3 देखिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है और बी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है ना। जबकि एक नंबर साफ गलत है, तो इसका मतलब कि एक नंबर साफ गलत है तो डी अब नहीं बनेगा। तो अब एक संभावना बी पर जाती है। लेकिन यहाँ पर 4 जो अब रिकॉर्ड दिया है वो दे रहा है कि जीएसटी 1 2007 को लागू हुआ था, ये गलत है। हमें लगता है कि शायद यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर 1 होना चाहिए क्योंकि 2017 को लागू हुआ था। और अगर 1 हो जाता तो निश्चित है कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, और ऐसा आपको मिलेगा बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत करने वाले थे पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा पीसी महालनोबिस। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब लिया गया? 1951 से 56, 1 अप्रैल 1951 को यह लागू हुआ था। और 31 मार्च, याद रखिएगा 31 मार्च 1956 तक जो है ये योजना चला था। ठीक है, 1956 तक ये योजना चला था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। जिस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या बनाया गया था? पहली बार कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है कृषि का विकास था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? पीसी महालनोबिस, जिनको पंचवर्षीय योजनाओं का जनक भी कहा जाता है। आगे दे रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहते हैं? यानी समय सीमा के भीतर प्लान करके कोई भी कार्य करना, यही कहलाता है आर्थिक नियोजन। और भारत में आर्थिक नियोजन का पिता ये कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को, क्योंकि एम विश्वेश्वरैया ने ही सबसे पहले 1934 में एक बुक लिखा था, ए प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और इसी पुस्तक में इन्होंने भारत के आर्थिक नियोजन का जिक्र किया था कि देश का विकास हम कैसे कर सकते हैं। एम विश्वेश्वरैया भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले योजना आयोग संस्था हुआ करता था, है ना, योजना आयोग संस्था हुआ करता था। और ये संस्था 15 मार्च 1950 से काम कर रहा था, 1950 से काम कर रहा था। लेकिन मोदी जी के द्वारा इस योजना आयोग को हमेशा के लिए बंद किया गया और इसकी जगह पर लाया गया नीति आयोग। इसके जगह पर क्या ला दिए? वो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो नीति आयोग काम कर रहा है कब से? तो 1 जनवरी 2015 से। तो जो इसका हेड होता है, वो इसका हेड कौन होता है? तो पदेन प्रधानमंत्री होता है, यानी प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री भी हुआ करता था और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। इस हिसाब से देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है कि भारत का राष्ट्रपति गलत है, भारत का वित्त मंत्री गलत है, सीधे है कि राज्यसभा का सभापति गलत है, भारत का प्रधानमंत्री ये बिल्कुल सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो सुनिए, ये जो इस्पात कारखाने हैं ना, चूंकि मैंने बताया था कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें ध्यान दिया गया था किस पर? कृषि पर। लेकिन जो द्वितीय है, सेकेंडरी है ना, सेकंड जो है ना, इस पर ध्यान दिया गया था किस पर? उद्योगों पर। और ये सेकंड वाला चला था कब से कब तक? तो 1956 से लेकर 1961 तक। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रथम चला था 1951 से 1956 तक, तो ये 56 से 61 तक चला था। और इसी योजना के दौरान जो है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखाने लगाए गए थे। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब रही बात कि इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहयोग से, भिलाई इस्पात कारखाना किसके सहयोग से, राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से, या बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग थे? तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, एक ट्रिक है इसका, इंदु बोस के राजसोभी। ठीक है, इंदु बोस के राजसोभी। अब देखिए
इन से हो गया आपको इंग्लैंड, इन से क्या हो गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड के सहयोग से कौन हो जाएगा दुर्गापुर, इंग्लैंड के सहयोग से दुर्गापुर। फिर देखिए बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट सुने होंगे, बोकारो स्टील प्लांट है ना, ये किसके सहयोग से, से हो गया सोवियत संघ, सोवियत संघ मतलब आज का रूस है ना। उसके बाद देखिए राउरकेला, यहाँ दिख रहा है राउरकेला, यहाँ के से कोई नहीं मतलब नहीं है, और जस यहाँ पर हो गया जर्मनी, जर्मनी के सहयोग से। फिर देखिए सो से हो गया सोवियत संघ, सोवियत संघ, और इसके सहयोग से फिर हो गया भिलाई इस्पात कारखाना, कारखाना जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस आधार पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो ये पूरी तरह से महालनोबिस मॉडल था, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो जनक हैं वो हेराल्ड डोमर, डोमर प्लान कहता है, डोमर मॉडल, प्रथम वाले को डोमर मॉडल कहता है और सेकंड वाले को महालनोबिस मॉडल कहता है, क्योंकि सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है वो उद्योगों के विकास पर आधारित था, और पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़े उद्योगपति थे जिनको पंचवर्षीय योजनाओं का जनक भी कहा जाता है। अगला दे रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान का मतलब होता है अनवरत योजना, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको मालूम होगा। अनवरत योजना, अनवरत योजना लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, जी नहीं। राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जी नहीं। जनता सरकार के द्वारा, जी हाँ बिल्कुल यही होगा आंसर। और डी दे रहा है राजीव गांधी, ये भी आपका गलत है, जनता सरकार के द्वारा होगा। चूंकि मैं इतना चाहता हूं कि रोलिंग प्लान क्या है भाई, तो 1977 में जब पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जिसके मुखिया मोरारजी देसाई बने, तो उन्होंने ये तय किया कि भारत में कांग्रेस द्वारा प्रायोजित जो भी योजनाएं होगी उनको बंद करके अब पंचवर्षीय योजना का नाम वो चेंज करके अनवरत योजना रखेंगे। तो उन्होंने जो पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रहा था उसको समय से 1 साल पहले ही समाप्त करके उसकी जगह पर रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना की शुरुआत कर दी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही रही कि जनता पार्टी की सरकार भी बहुत जल्द गिर गई, और जैसे ही इनकी सरकार गिरी फिर इंदिरा गांधी वापस आई, और इंदिरा गांधी ने आते ही अनवरत योजना को समाप्त करके छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी। तो ये जनता पार्टी के द्वारा एक प्लान तैयार किया गया था अनवरत योजना का यानी रोलिंग प्लान का। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पहले समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है। जी हाँ, 1 वर्ष पहले, जैसे मैंने बताया कि 1 वर्ष पहले समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है, पंचम पंचवर्षीय योजना। चूंकि अगर पंचम पंचवर्षीय योजना का आप समय देखेंगे ना, तो 1974 में पंचम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, जो 1979 तक चलता, 1979 तक चलता। लेकिन ये 77 में चूंकि सरकार बन गई, इसीलिए इस पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया, यानी 4 साल पर समाप्त किया गया, और 4 साल पर समाप्त करके इसको एक हम कहेंगे कि नया अनवरत योजना की शुरुआत की गई। इसी पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी के द्वारा। अब करें योजना अवकाश की अवधि का संबंध क्या है, मतलब योजना अवकाश कब हुआ था। देखिए, पहला लागू हुआ था 1951 में जो चला था 56 तक, दूसरा लागू हुआ 1956 में जो चला था 1961 तक, तीसरा लागू हुआ 1961 में जो चला था 1966 तक। लेकिन तीसरा पंचवर्षीय योजना असफल हो गया, तीसरा क्या हो गया, असफल हो गया, जिसके चलते सरकार को 3 एक वर्षीय योजना शुरू करनी पड़ी, यानी 1966 से 67, फिर हम कहेंगे 67 से 68 और 68 से 69। ये 3 एक एक साल की योजना चालू की गई, एक एक वर्ष की योजना चालू की गई तीसरे पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद। और उसके बाद 69 में अब 1969 से लेकर 1974 तक चला था कौन सा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो तीसरे और चौथे के बीच में जो ये एक एक वर्ष की योजना का समय जो है, इसी को योजना अवकाश का यानी कि 66 से लेकर 69 तक, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आइए उस प्रश्न की बारी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब आपको देना है, और अच्छे ढंग से सोच समझकर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो इस बात को ध्यान रखेंगे कि मैंने बहुत बारीकी से इस बात को समझाया था।
क्वेश्चन दे रहा है कि जब विनिमय दर $1 बराबर 60 रुपया है, देखिए $1 कितना है, 60 रुपया है, से परिवर्तित होकर अब $1 58 रुपया हो गया। पहले $1 60 रुपये के बराबर था, अब $1 58 रुपये के बराबर हो गया। तो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। एक दे रहा है कि रुपया अधिमूल्यित हो गया है, यानी रुपए का वैल्यू बढ़ गया है। दूसरा दे रहा है कि डॉलर का मूल्य घट गया है। तीसरा दे रहा है रुपए का मूल्य घट गया है। चौथा दे रहा है डॉलर का मूल्य अधिमूल्यित हो गया, मतलब बढ़ गया है। और इस तरह से अगर देखिएगा तो ऑप्शन जो दे रहा है उसमें 1 और 2 सही है, बी में दे रहा है कि 2 और 3 सही है, सी कह रहा है कि 1 और 4 सही है, और डी कह रहा है 2 और 4 सही है। तो आपको सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। तब तक आप जो है एंजॉय करते रहें। धन्यवाद।